हेलो दोस्तों। द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। अपनी कंसाइज वीडियो ऑन आर्ट एंड कल्चर सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मंदिर स्थापत्य की बेसर शैली के विषय में जाना था। आज हम बात करेंगे मंदिर निर्माण की तीसरी मुख्य शैली यानी द्रविड़ शैली के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का विकास लगभग 8वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य हुआ। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में हजारों मंदिरों का निर्माण हुआ, क्योंकि उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण भारत को निरंतर विदेशी हमलों की मार झेलनी नहीं पड़ी। दक्षिण भारत में मंदिर का निर्माण और रखरखाव सबके लिए पुण्य या धर्म का कार्य बन गया, चाहे वह राजा हो, अभिजात वर्ग हो या आम आदमी हो। मंदिर सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का केंद्र बन गया, जिसके चारों ओर सारी गतिविधियां घूमती थीं। इसी क्रम में राजा, अभिजात वर्ग एवं लोगों से भूमि अनुदान में पाकर मंदिर के पास बड़ी संख्या में भू संपत्ति एकत्रित हो गई। साथ ही मंदिर निर्माण में लंबा समय लगने के दौरान कई लोगों को रोजगार भी मिलने लगा, जिनमें पुजारी, संगीतज्ञ, नर्तकियां, शिक्षक, पुष्प विक्रेता, मूर्तिकार आदि को शामिल किया जा सकता है। समय के साथ मंदिर कई इमारतों का एक विशाल समूह बन गए, जैसे गौर मंदिर, नट मंडप, भोग मंडप आदि। इसके साथ ही कवि मंडप, हलवाई एवं अन्य को भी मंदिर परिसर का हिस्सा बनने की अनुमति थी। सरल शब्दों में कहें तो मंदिर ने नगर को अपने में समेट लिया या फिर नगर ने मंदिर को अपने में। इस कारण दक्षिण भारतीय मंदिरों में एक के अंदर एक दीवारें और प्रांगण हैं तथा सबसे आंतरिक दीवार के अंदर मुख्य मंदिर है, जिसका प्रवेश द्वार अन्य विशाल प्रवेश द्वारों की तुलना में छोटा और साधारण है। इस तरह दक्षिण भारत में मंदिर के निर्माण एक नवीन शैली का विकास होता है, जिसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। द्रविड़ स्थापत्य का विकास कृष्णा नदी के दक्षिण में कन्याकुमारी तक हुआ। इस शैली के मंदिरों के शिखर का विकास पिरामिड के आकार का हुआ, जिसमें ऊपर की ओर छोटे होते हुए खंडों से निर्मित शिखर के ऊपर स्तूपिका स्थापित होती है। इसके साथ ही इस शैली में चौकोर गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना एवं मुख्य प्रवेश द्वार या गोपुरम भव्य तथा ऊंचा होता था। आगे चलकर गोपुरम को मुख्य मंदिर से भी ऊंचा बनाया जाने लगा। इसके अलावा समस्त मंदिर परिसर चार दीवारी से घिरा होता है। तो ये थी द्रविड़ स्थापत्य की मुख्य विशेषताएं। अगर इन्हें शॉर्ट में देखना हो तो द्रविड़ शैली की पहचान चार दीवारी, गोपुरम, वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह, पिरामिड नुमा शिखर, मंडप, विशाल प्रांगण आदि से की जा सकती है। द्रविड़ स्थापत्य की बात करते समय दो खास कालखंडों में विकसित स्थापत्य शैली पर विशेष नजर डाले बिना द्रविड़ शैली की पूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती। ये दो कालखंड हैं, पल्लवकालीन स्थापत्य एवं चोलकालीन स्थापत्य। दरअसल 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच मंदिर निर्माण को पल्लव एवं चालुक्य वंश के राजाओं का पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हुआ। पल्लव वंश के प्रारंभिक मुख्य मंदिर महामल्लपुरम या महाबलीपुरम कांची में पाए जाते हैं। पल्लव शासकों ने स्थापत्य कला को गुफा वास्तुकला एवं काष्ठ कला से मुक्त किया। पल्लव शासकों के अंतर्गत स्थापत्य की चार शैलियाँ विकसित हुईं, जो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है महेंद्र वर्मन शैली। यह पल्लवों के अंतर्गत मंदिर स्थापत्य के विकास का पहला चरण था, जो 7वीं सदी के प्रथम दशक तक चला। महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया था। इस दौरान मंदिरों को मंडप कहा जाता था, जबकि नागर शैली में मंडप का मतलब केवल सभा हॉल होता था। अब हम बात करेंगे महामल्ल शैली के विषय में। पल्लव स्थापत्य की दूसरी शैली महामल्ल शैली के नाम से जानी जाती है, जो नरसिंहवर्मन प्रथम के काल में विकसित हुई। इसे महामल्ल के नाम से भी जाना जाता था। चट्टानों को काटकर बनाए गए इन मंदिरों को आकर्षक उत्कृष्ट मूर्तियों द्वारा सजाया जाने लगा। नरसिंहवर्मन के काल में मंडप को अलग अलग रथों में विभाजित किया गया। सबसे बड़े भाग को धर्मराज रथ कहा जाता था एवं सबसे छोटे भाग को द्रौपदी रथ कहा जाता था। आइए इसी के साथ साथ मल्लपुरम या महाबलीपुरम के स्मारकों पर भी नजर डालते हैं। 7वीं सदी में तमिलनाडु में पल्लव शासक नरसिंहवर्मन के अंतर्गत प्राचीन तटीय शहर मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में कई स्मारकों का निर्माण हुआ। इन्हें वर्ष 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। इन स्मारकों समूहों पर नजर डालें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के रथ मंदिरों की। पत्थर को काटकर बनाए गए यहाँ स्थित रथ मंदिरों की संख्या 8 है, जिनमें धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल सहदेव रथ, द्रौपदी रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ एवं वल्लयन कुट्टे
रथ शामिल है। इनके निर्माण की योजना प्राचीन गुफा व विहार की शैली पर तैयार की गई है। ये प्राचीन काष्ठ कला, घास फूस के बने छप्पर एवं लकड़ी की बल्लियों के अनुकरण पर एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ चट्टानों को काटकर गुफाएं भी बनवाई गईं, जिनमें वराह गुफा मंदिर, कृष्ण गुफा मंदिर, पंच पांडव गुफा मंदिर एवं महिषासुर मर्दिनी मंडप शामिल हैं। साथ ही दो विशाल शिलाखंडों पर अर्जुन की तपस्या या भागीरथ की तपस्या को भी उकेरा गया है, जो गंगा अवतरण के नाम से प्रसिद्ध है। महामल शैली के बाद तीसरी शैली को राज सिंह शैली के नाम से जाना जाता है, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल में विकसित हुई। इस शैली के अंतर्गत शैलकृत मंदिरों के स्थान पर संरचनात्मक मंदिर अथवा स्वतंत्र रूप से बनाए गए मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर एवं महाबलीपुरम का तटीय मंदिर इस शैली में निर्मित है। आइए इन पर एक नज़र डाल देते हैं। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, इस मंदिर का निर्माण राज सिंह या नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया। मुख्य मंदिर की दीवार के पूर्व में नारतेश्वर नामक एक छोटा मंदिर अर्धगोलाकार छत का बना है, जिसे महेंद्र वर्मन तृतीय एवं उसके पुत्र ने बनवाया था। इसके अलावा मुख्य मंदिर के सामने एक स्तंभ युक्त मंडप भी है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पिरामिड नुमा मंदिर की छत 3 खंडों में विभक्त है तथा उस पर एक छत्र व कलश भी है। अब हम बात करेंगे महाबलीपुरम का तटीय मंदिर के बारे में। इसका निर्माण 8वीं सदी के प्रारंभ में करवाया गया था। इसमें 2 छोटे एवं एक बड़ा मंदिर शामिल है। यह एक 2 मंजिले दीवार से घिरे प्रांगण में स्थित है, जिस पर नंदी की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। मुख्य रूप से यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा एक मंदिर में भगवान विष्णु की शयनस्थ प्रतिमा भी स्थापित है। अब बात करते हैं पल्लव स्थापत्य की चौथी शैली के बारे में, जिसे नंदी बर्मन या अपराजित शैली कहा जाता है। यह 9वीं शताब्दी के प्रारंभ तक चली। इस दौरान बनने वाले मंदिर आकार में छोटे होते थे तथा अन्य विशेषताएं द्रविड़ शैली के ही समान थीं। इस शैली का प्रमुख उदाहरण कांचीपुरम का बैकुंठ पेरुमल मंदिर है। अब हम बात करेंगे कांचीपुरम का बैकुंठ पेरुमल मंदिर के बारे में। वैसे तो पल्लवों के अधीन निर्मित अधिकांश मंदिर शैव धर्म से संबंधित हैं, लेकिन बैकुंठ पेरुमल मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण पल्लव शासक नंदी बर्मन द्वितीय के काल में हुआ था। इस विशालकाय मंदिर का गर्भगृह 3 मंजिला है। सबसे निचले गर्भगृह में चतुर्भुजी विष्णु की शयन अवस्था में निर्मित मूर्ति है, जबकि ऊपर की मंजिलें मूर्ति रहित हैं। इस मंदिर में महामंडप स्तंभयुक्त बरामदा इसके मुख्य अंग हैं। ऊपरी छज्जे पर गरुड़ की आकृति उकीरी गई है तथा अर्धस्तंभों से मंदिर की बाहरी दीवार को अलंकृत किया गया है। तो चलिए अब हम चोलकालीन मंदिर स्थापत्य पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चोल वंश के राजाओं के समय पल्लवों की शैली का और अधिक विकास हुआ। इस काल में द्रविड़ वास्तुकला शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। इसे दक्षिण भारत में मंदिरों के निर्माण में एक नया युग माना जाने लगा। इस काल में द्रविड़ वास्तुकला में मूर्तिकला एवं चित्रकला का संगम हो गया। चोल शिल्पियों ने चट्टान से काटकर बनाए गए मंदिरों की प्रणाली को छोड़कर स्वतंत्र रूप से मंदिर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजराज एवं राजेंद्र चोल के काल में चोल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे था। चोल साम्राज्य ने शक्ति एवं ऐश्वर्य का प्रदर्शन भव्य तथा ऊंचे शिखरों से युक्त मंदिरों के निर्माण में किया। इनके विषय में कहा जाता है कि चोल कलाकार राक्षसों की तरह सोचते थे एवं जौहरियों की तरह तराशते थे। इस काल के मंदिरों की प्रमुख विशेषता थी मुख्य गर्भगृह के ऊपर कई मंजिलों का निर्माण। इन मंजिलों की संख्या 5 से 7 तक होती थी। ये एक विशेष शैली में निर्मित होते थे जिसे विमान कहा जाता था। स्तंभों वाला बड़ा कमरा मंडप कहलाता था। मंडप में सभाएं होती थीं एवं अनेक क्रियाकलाप होते रहते थे, जिनमें देवदासियों का अनुष्ठानिक नृत्य भी शामिल था। भक्तों द्वारा परिक्रमा के लिए प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता था, जिनमें अनेक देवताओं की प्रतिमाएं रखी जाती थीं। संपूर्ण ढांचा एक प्रांगण के अंदर ऊंची दीवारों से घिरा होता था, जिसमें ऊंचे प्रवेश द्वार होते थे। इन्हें गोपुरम कहा जाता था। समय के साथ और ऊंचे विमान बनने लगे। प्रांगणों की संख्या बढ़कर 2 से 3 होती गई एवं गोपुरम अलंकृत होते गए। इसकी वजह यह थी कि मंदिर दक्षिण भारत के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के केंद्र थे। मंदिरों के धार्मिक कार्यों की तुलना में धर्मनिरपेक्ष कार्य बढ़ते गए। दरअसल अब मंदिरों को शासकों के अतिरिक्त अन्य राजकीय अधिकारियों एवं व्यापारियों द्वारा भी संरक्षण दिया जाने लगा। मंदिरों को भूमि अनुदान एवं आर्थिक अनुदान भी प्राप्त होने लगे।
आर्थिक अनुदानों के द्वारा व्यापारी वर्ग के सदस्य एक तरफ जहां आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना चाहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ वे सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त करना चाहते थे। इन व्यापक अनुदानों की वजह से मंदिरों में धन का अत्यधिक संचय हुआ, जिसका प्रयोग मंदिरों के बारीक अलंकरण में किए जाने लगा। साथ ही मंदिरों के धर्मनिरपेक्ष कार्यों में भी वृद्धि हुई। अब मंदिरों में अधिक संख्या में लोगों के रहने की व्यवस्था की गई। मंदिर परिसर में ही कुछ शिल्पियों को भी नियुक्त किया जाने लगा। अतः अब स्वाभाविक रूप से मंदिर के प्रांगण विशाल बनाए जाने लगे। इसके अलावा मंदिरों को कुछ करों की वसूली के भी अधिकार प्राप्त होने लगे। साथ ही मंदिर अब ब्याज पर ऋण भी देने लगे। इस तरह मंदिर ने एक छोटे शहर या राजमहल का रूप ले लिया, जिसमें पुजारियों एवं अन्य लोगों के लिए कमरे होते थे। दक्षिण भारत में मंदिरों की इसी भूमिका ने उन्हें उत्तरी भारत के मंदिरों से अलग कर दिया था। प्रारंभिक मंदिर छोटे आकार के होते थे, किंतु बाद में द्रविड़ शैली का अद्भुत विकास हुआ। प्रारंभिक मंदिरों में विजयालय चोलेश्वर मंदिर गोलाकार गर्भगृह के रूप में विद्यमान है। 10वीं सदी के पूर्वार्ध में निवासल्लूर के कोरंगनाथ मंदिर में भी गर्भगृह एवं मंडप हैं, किंतु इस शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, जिसे प्रसिद्ध शैव मंदिर या दक्षिण मेरू के नाम से भी जाना जाता है। इसे चोल सम्राट राजराज ने लगभग 1000 ईस्वी में बनवाया था। यह भारतीय वास्तुकला का अति विशाल मंदिर है। यह 180 फीट लंबा है एवं पिरामिडनुमा शिखर 196 फीट ऊंचा है। मंदिर का आकार एवं विशालता उसके निर्माण में साहस एवं कौशल का परिचय देते हैं। इसकी भव्यता एवं विशाल संरचना को देखते हुए सन 1987 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। चोलों के वैभव काल में बनाया गया दूसरा मंदिर गंगईकोट चोलपुरम का मंदिर है, जो 1025 ईस्वी में राजेंद्र चोल के समय बनवाया गया था। इसका शिखर लगभग 150 फीट ऊंचा है। मंडप कम ऊंचा है, परंतु इसमें 150 मंडप भी हैं। इन दो विशाल स्मारकों से स्पष्ट होता है कि चोलकालीन स्थापत्य अपने चरम उत्कर्ष पे था। वस्तुतः चोल शासकों ने धर्म का उपयोग अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए किया था। इसी क्रम में चोल शासकों ने अपनी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित करवाई, जैसे राजराजेश्वर मंदिर। इन मंदिरों के निर्माण के बाद वास्तुकला की प्रबल गति मंद पड़ती गई। तो दोस्तों, इस तरह हमने मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली के विषय में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही विकसित नायक शैली के विषय में हम जानेंगे। साथ ही कुछ अन्य शैलियों पर भी नज़र डालेंगे। थैंक यू।